अच्छा, फार्मूला म्यू रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। यहाँ सिर्फ दो चीजें यूज हो रही हैं, एक एक्स और एक म्यू। म्यू क्या है? अर्थमेटिक मीन। म्यू क्या चीज है? मीन है। और एक्स क्या है? एक्स नंबर ऑफ टाइम्स जो चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, जिसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी सा फार्मूला है, और ये आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जितनी पड़ी है सबसे आसान तरीन फार्मूला यही है। अभी हम एग्जांपल इसकी करते हैं, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये आप लोग याद रख लेना कि मीन इसमें n इंटू पी होता है। वो पहले भी हम लोगों ने बाइनोमियल में ही पढ़ा था, और यहाँ पे भी वही है। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहे हैं, इफ x इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2। तो म्यू क्या गिवन है? 2 गिवन है, ठीक है। म्यू आपके पास गिवन है 2। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड मोर, ये हम लोगों ने इसके लिए करनी है। अब मोर का मतलब है यहाँ पे x अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये हम लोगों ने सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी है। सबसे पहले कैलकुलेशन में फार्मूले में हम लोगों के पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास म्यू, म्यू की जगह आपके पास गिवन क्या है? 2। अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो फार्मूले में लगा दिया e माइनस 2 2 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ये 2 नहीं है, डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। e रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। अब x की जगह 0 1 2 3 पुट करते जाए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। x की जगह सबसे पहले 0 पुट करें, तो e रेज टू पावर माइनस 2 2 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। 2 रेज टू पावर 0 1 होता है, x फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो e रेज टू पावर माइनस 2, तो e रेज टू पावर माइनस 2 आ रहा है माइनस 0.135335। ये जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाली है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जी, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? जुनेद, यस सर, सुन रहे जी हैं। सर, जी सर, यस सर। ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। जी जी, सर, हो गया। ओके। इसी तरह से यहाँ पे अब फार्मूले में आप लोगों ने x की जगह 2 पुट कर देना है, सॉरी 1 पहले पुट करें, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। पहले 0 के लिए की थी, अब 1 के लिए। 1 के लिए क्या होगा? e रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि e रेज टू पावर माइनस 2 हमें पता चल गया था ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 0.27067। आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है, जरा x इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेशन करें, देखें क्या आता है। x इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेशन कीजिएगा। कर रहे हैं हनाद? हुनाद, हुनाद, काशिफ, जी सर। काशिफ अजीज, कर रहे हो जी काम? जी सर, कर रहा। शाबाश, जल्दी करें। दानियाल आप आ, दानियाल, दानियाल, अजका, अजका आप काम कर रही हो?
बीनिश, गुलाम मुर्तजा यस सर कर रही हूँ। कर रहे हैं। यस सर। हंजरा कमर, जी सर। क्या रिजल्ट आया है? सर अभी कर रहा हूँ। करें, शाबाश। मियां नुमान रसूल, जी यस सर। excuse बच्चे काम हो रहे हैं? यस me, सर। sir. चलें, शाबाश, जल्दी जल्दी करें, छोटा सा तो क्वेश्चन है यार। सर बस अभी हुआ। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपने। सेम आंसर। सेम आंसर कैसे? हाँ, सेम आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो 2 और 2 ये कट गया, आंसर सेम आ गया। और 3 के लिए क्या आंसर आएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी 2⁻³ आ जाएगा। अब क्या आंसर आता है? 8/3 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं 8/6 यानी 4/3 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.1353335 से। मोहसिन, आपको क्लियर हुआ? मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन क्लियर है बच्चे? फैज, जरियाब, राबिया इजाज, मोहम्मद सलमान, अब्दुल्ला सैफ। क्या रिजल्ट आ रहे हैं भाई? बोलो तो सही। वकास मसूद, वकास जी, सर 0.18 है। 0.2706। सर ये 2 के लिए है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपने रिजल्ट फाइंड आउट करना है 3 एंड मोर। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि 3 एंड मोर। अब मोर कितना? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरी उम्र भी लगे रहे तो इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वो दूसरा कंप्लीमेंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। किस तरह से? 0 का रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 1 का हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, 2 का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो इन तीनों के रिजल्ट को जमा करके हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3 एंड मोर का आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रिपीट होती है कर भाई जी? सर दोबारा बताया, समझ नहीं लगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास 1 होती है, ये पता है ना आप लोगों को? जी सर। किसी भी जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जब प्रोबेबिलिटी टोटल निकालेंगे तो वो 1 होती है। अब हमने 0, 1 और 2 के लिए निकाल ली। जब 0, 1 और 2 के लिए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो आप इस सारों को जमा कर लें, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड, उसके बाद 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी। जब आप लोगों ने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को जमा कर लिया और 1 में से ये सारी सब्ट्रैक्ट कर दी, 1 में से ये तीनों की सम सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी? 3 एंड मोर। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक, क्योंकि हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने सारे कितने की निकालेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया? कंप्लीमेंट का कंसेप्ट को यूज किया।
0 1 2 जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी इसे ऐड किया और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो प्रोबेबिलिटी आपके पास 3 एंड मोर के लिए निकल आई। तो याद रखना यहाँ पे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कंप्लीमेंट का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो हम लोग यूज नहीं इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये इसी तरीके से ज्यादातर कैलकुलेशंस होंगी। तो इसका रिजल्ट आ गया 0.353325। अगला एक क्वेश्चन है 200 पैसेंजर हैव मेड रिजर्वेशन फॉर एन एयरप्लेन फ्लाइट if the probability that a passenger who has a reservation will not show up is 0.01, what is the probability that exactly 3 will not show up? तो आपने probability देखनी है कि 3 जो उनसे हैं वो शो अप ना हो सकें और 200 टोटल मुसाफिर हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी, कैसे निकलेगी इसका? तो ये तो सीधा सीधा ही है कि x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मीन आपको गिवन है क्या? आपको दो चीजें चाहिए होती हैं ना, एक x गिवन होता है और एक n हमें मीन गिवन होता है। क्या चीजें दो गिवन होती हैं हमें चाहिए होती हैं फार्मूले के हिसाब से? एक हमें क्या चाहिए होता है x और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है मीन। अगर ये दोनों चीजें मालूम हो जाएं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूले में वैल्यूज लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमने? x इज इक्वल टू 3 के लिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 के लिए चाहिए। तो किस तरह से हम दिखाएंगे? हमारे पास आएगा e रेज टू पावर क्या होता था? माइनस म्यू इंटू एक्स रेज टू पावर म्यू रेज टू पावर एक्स, यही फार्मूला था ना, म्यू रेज टू पावर माइनस एक्स यानी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, अगर ये फार्मूला हमारे पास था तो इसमें एक हमें दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी? म्यू चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हमें? एक्स चाहिए। तो कोई बता सकता है हमें कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपके पास म्यू क्या है और एक्स क्या है? कौन बताएगा? हंजला, हंजला यस सर। आप बताओगे कि इसमें म्यू क्या है और एक्स क्या है? सर एक्स ईमान तो फातिमा, इसमें 3 है सर। बिल्कुल सही, एक्स आपके पास इसमें 3 है, क्योंकि उसने कहा है कि एग्जैक्टली 3 के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो एग्जैक्टली 3 यानी x इक्वल टू 3 आ गया। अब दूसरी चीज क्या रह गई? म्यू। तो म्यू इसमें क्या होगा? ईमान फातिमा आप बताओगी? सर म्यू इसमें सर अरिथमेटिक मीन होगा। नहीं वो तो होगा ना, लेकिन यहाँ पे कौन क्या होगा हमारे पास? म्यू इज इक्वल टू किसके आंसर आएगा? सर मैं बताऊं? एक मिनट समझ ठहरो, नहीं। जो बताओ। सर 2 के इक्वल होगा। 2 के इक्वल, बिल्कुल सही। 2 के इक्वल कैसे हुआ? सर हमारे क्योंकि पास n 200। इंटू पी, n इंटू पी फार्मूला हमारे पास होता है n इंटू पी। n हमारे पास 200 दिया हुआ है उसने, यस सर। और p गिवन है आपके पास 0.01। यस सर। 0.01 जब आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मीन आ गया 2, और बस क्वेश्चन खत्म, फार्मूले में वैल्यू लगाई, आंसर आ गया। ईमान यस सर। फातिमा क्लियर हुआ? यस सर अब हो गया, पहले मुझे नहीं पता था। अच्छा, बाकी सारी क्लास को? जुनेद यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर और क्लियर किसी है। को अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब ये देखो, इस कैलकुलेशन को एक नजर देखें। अब क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई है? यस सर। जी, सबको कैलकुलेशन की समझ आ गई?
जी Yes, Yes, sir. sir. चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 50 ईयर विल डाई विद इन द ईयर इज दिस। कहता है एक इंसान जो है उसके 50 साल में फोत होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01125। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 12 सच मैन एट लीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे। यानी आपके पास टोटल 12 लोग हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा कि उनमें से 11 जो उनसे हैं वो 50 साल से ऊपर निकल जाएं, यानी वो 51 बर्थडे मना लें। जी पी तो गिवन है, पी का कोई मसला है? अब आगे हमारे पास म्यू आ गया, म्यू कैसे निकालेंगे? Sir, n into p. वो तो फार्मूला आ गया ना, तो एन इसमें क्या है? Sir, Sir, 12. 12. 12। तो आपके पास ये है, फार्मूले में वैल्यूज लगाई तो आपके पास म्यू आ गया 0.135 और 11 के लिए कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। क्योंकि आप लोगों के पास अब देखो हम लोगों ने क्या करना था कि एटलीस्ट उसने लफ्ज यूज किया है ना, तो एटलीस्ट के लिए क्या कैलकुलेशन होनी थी? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 सॉरी एटलीस्ट 11। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैलकुलेशन जो सी है वो बहुत मुश्किल हो गई कि हमें 11 से ऊपर जाना है, 11 12 यानी कितने, कम अज कम 11 लोग। तो अब इसके लिए क्या हुआ, फिर उसने 1 में से ये चीजें सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक हो गया, ये देखो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी ये क्लियर है? Sir, समझ नहीं आई। जी Sir, calculations की समझ नहीं आई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो जितने भी लोग मौजूद हैं, 12 टोटल लोग हैं और 11 ने सरवाइव करना है। ठीक, तो उसने दो कैलकुलेशंस की, एक 12 के लिए कैलकुलेशंस कर ली और एक 11 के लिए, और फिर 1 में से वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंड पे कि उसने क्या किया, 11 के लिए कैलकुलेशन कर ली और 12 के लिए, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो ये आपके पास टोटल 0.9916 यानी इतने परसेंट चांस है कि वो 51 बर्थडे अपनी मना लेंगे। यानी 0.9916 जो सी है वो लोग टोटल अपनी जिंदगी जो सी है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि ये उसने कैलकुलेशन जो सी की है वो कैसे की है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि 1 के लिए कैलकुलेशन करनी थी, 2 के लिए करनी थी, 3 के लिए करनी थी, 4 के लिए करनी थी, 5 के लिए करनी थी, 6 के लिए करनी थी, 7 के लिए करनी थी। तो वो सारी करने के बाद फिर आपके पास टोटल कैलकुलेशन आनी थी। ये देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, P इज इक्वल टू 0.01125 और N इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी कंप्यूट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बाय मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ इज वेरी स्मॉल, कि वो बहुत कम है। म्यू आ गया आपके पास 0.135। यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशन? Yes. जी ओके। अच्छा, अब उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो मीन लगा दिया वहां पे और ये आपके पास एक्स एज इट इज रह गया। नो द प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन विल, ये क्या लिखा हुआ है, डाई, हाँ जी, दैट मीन ऑल 12% विल सर्वाइव इज क्या होगा 0 पॉइंट, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लग जाएगा आपके पास? जी सारे के सारे क्या है जी, सारे क्या हो रहे हैं, सर्वाइव हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह क्या लग जाएगा आपके पास जनाब, कोई बता Sir, सकते 0. हैं? Sir, 0. देखो मेरी बात सुनो, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की गिवन है? ये प्रोबेबिलिटी जो, सर्वाइव करने की। क्वेश्चन पढ़ें दोबारा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, देखें क्या है ये प्रोबेबिलिटी आपको जो गिवन है किस चीज की गिवन है?
फिर पढ़ें जरा। क्वेश्चन पढ़ें। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की गिवन है जी? 50 साल के अंदर जो मर गए हैं। मरने की सर। मरने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्वेश्चन पूछ किसके रहा है? जो जिंदा रह गए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? जो जिंदा रह गए। गिवन प्रोबेबिलिटी क्या है? जो फोत हो गए। गलत उलट चीज पूछ रहा है। जिंदा रहने के लिए प्रोबेबिलिटी। अब उसने जब प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है इसकी और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जिंदा कितने रह गए, तो यहाँ पे अब दोबारा आते हैं। अब कि ये प्रोबेबिलिटी जो सी है वो गिवन है आपके पास जिंदा रहने की, वो सॉरी फोत होने की। तो ये जो मीन निकल रहा है ये भी किसके लिए निकलेगा? फोत होने का मीन इतना है। नो द प्रोबेबिलिटी दैट इज नो पर्सन डाई, यानी कोई भी पर्सन डाई नहीं कर रहा है। 10 के 10 क्या है? वो जिंदा रह गए। तो अब आप लोगों ने जब कैलकुलेशंस की तो ये वाली जो पहली कैलकुलेशन है इसको फिलहाल भूल जाएं। ये क्या है? ये अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाओ तो यहाँ पे ये वाला जो पहला है ये क्या है कि एक बंदा फोत हो गया। ये क्या है? 2 के लिए। ये क्या है? 3 के लिए। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों के पास निकल आई कि जितने लोग हैं वो सारे फोत हो रहे हैं। अब टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी की? 1। 1 में से सब्ट्रैक्ट आप लोगों ने किसको करना है कि कोई भी जो सा है वो फोत नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। जब वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो लाइव हो रहे हैं। समझ आ रही है बात? जी सर। यस सर। तो अब क्या हुआ कि बता दे। क्वेश्चन में क्या है? एट लीस्ट 11 विल रीच द 51st बर्थडे, के जो आपके पास लोग हैं उनमें से 11 लोग अपनी 51st बर्थडे को मिला लें। तो अब एटलीस्ट 11 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 11 लोग हो सकते हैं या टोटल हैं कितने जी? एटलीस्ट का मतलब क्या है जी? एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम। कम से कम 11 लोग जो से हैं वो क्या हो जाएं? जिंदा रह जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 11 या फिर 12, टोटल तो हमारे पास 12 है। तो हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि ये लोग जिंदा रह जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें जिंदगी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, हमारे पास डेथ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो ये 2 तरीके हैं, या तो हम इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने 1 में से सब्ट्रैक्ट करें और इस प्रोबेबिलिटी को ले आए, उसके लिए लाइफ के लिए ये प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ठीक है, या फिर इस चीज को चेंज कर दें। ये जो 11 और 12 लिखा हुआ है इसको चेंज कर दें। तो हम लोग क्या कर लें? 0, 1, 2, 3 और इस तरह की सारी ये मतलब कर लें कि यहाँ से लेकर 10 तक की कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, कि ये लोग फोर्थ हो रहे हैं तो बाकी जो से हैं वो सर्वाइव कर रहे होंगे। बात क्लियर हुई कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक हम लोग कैलकुलेट कर लें कि ये लोग जो से हैं ये फोर्थ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक हमारे पास 11 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक हम निकालेंगे 12 के लिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है ये 1 माइनस ये समथिंग, ये सारे के इसके अंदर जो आपके पास है कि कोई भी बंदा फोर्थ नहीं हो रहा, यानी 12 के 12 जो से हैं वो जिंदा हैं, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। ठीक है, 0 डेथ हो रही है तो 1 माइनस ये करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई है आपको? ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ जी? बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। ओके, और इसी तरह से नीचे 12 के लिए करेंगे और 11 के लिए करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि वहां पे पहले 0 के लिए था कि कोई फोर्थ नहीं हो रहा, फिर 1 के लिए कि कम से कम एक फोर्थ हो रहा है। अगली एग्जांपल देखें, इसको जरा खुद अपनी कॉपियों पे सॉल्व करें।
अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले इसने जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें व्हेन z लाइज बिटवीन 0 to 1.20। ठीक है, z क्या है, 1.0 से लेकर 1.20 के दरमियान लाई कर रहा है। अच्छा, एक बात याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, ये वाला सारा एरिया, ये माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सारा एरिया जो सा ये कंप्लीट एरिया, ये सारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये टोटल एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल है, 1 के अंदर इक्वल। तो मतलब क्या हुआ कि वही जैसे प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती थी, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो सी है वो 1 के इक्वल है। तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमेशा 1 के इक्वल होगा, ये याद रखना है। क्लियर है ये बात जी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ही एक्चुअली है कि ये असल में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये कंटिन्यूस होती थी, पहले हम लोग सम करते थे तो वो आपके पास डिस्क्रीट होती थी तो वो सम की सूरत में आती थी, ये इंटीग्रेशन की सूरत में आती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो सी है वो इस किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी जो सी है वो टोटल हमारे पास 1 के इक्वल होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी की फाइंड आउट करनी है जब z की वैल्यू 0 से लेकर 1.2 के इक्वल है। अब z क्या है, इसको हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मीनवाइल आपके पास देख लो कि z इसके इक्वल होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, म्यू का मतलब होता है वही मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये z होता है। तो इसे हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला यहाँ देखेंगे कि कैसे मतलब ये होता है। यहाँ पे उसने z वगैरह निकाल के दे दिया है, कहता है z की मिनिमम वैल्यू 0 है, z की मैक्सिमम वैल्यू 1.2 है। आपने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो z की जब वैल्यू आपके पास निकल जाए तो इसका मतलब है आपने अब टेबल वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान सा काम है, कोई इतना ज़्यादा इशू काम मतलब नहीं है इसके अंदर। कि आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस तरह का एक ये कर्व बनाना है, ये जैसे अभी 1 के अंदर ये बना हुआ है ये। ठीक है, सेंटर में याद रखना हमेशा 0 होता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है तो सेंटर में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो अब z की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1.2 के दरमियान है। z की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1.2 के दरमियान आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ये निशान कैसे लगे हैं ये क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, ये क्लियर है आप लोगों को? जस्ट एस्टिमेटेड है, कोई मतलब वो नहीं लगाया हुआ उसने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगाया हुआ। सेंटर 1 0 और उससे थोड़े से फासले पे 1.2 लगा दिया है। तो ये वाला जो एरिया, ये हम लोगों ने इसको देखना है कि ये टोटल एरिया कितना है। जी ये क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, हमने अब ये कैलकुलेशन देखनी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल उसने कहा है इन द टेबल 9.2 पेज नंबर 365 वी मूव डाउनवर्ड। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 0.00। ठीक है, 0.00। अच्छा, अब आपके पास यहाँ से आपने पहले 2 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.45, क्या लिखा हुआ है 0.45, या लिखा हुआ है 1.23, 1.23
0.23 या कोई एनी वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने पहले 2 डिजिट्स जो से हैं ये एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद, ये आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। इसको आपने कॉलम में देखना है, ठीक है। जैसे अगर 0.4 देखें तो वो ये आ रहा है, 0.4 देखें तो कहाँ आ रहा है ये, और उसके बाद ये जो 0.05 है इसे आप लोगों ने यहाँ से देखना है, ये जो ऊपर बना हुआ है, तो ये 0.05 आ गया। इन दोनों को जमा करें 0.04 और प्लस 0.05, तो ये आपके पास 0.45 बन जाता है। यानी इस वैल्यू को यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो वो हमारे पास गिवन जो नंबर था वो आ जाता है। ऐसा ही है ना, ये बात क्लियर हुई? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह से अगर 1.23 को देखें तो 1.2 कहाँ आएगा, ये आ रहा है, और उसके बाद 0.3 वो ये आ रही है, तो ये हमने दोनों चूज कर लिए। ये आपको दोनों को पता चल गया कैसे चूज हुआ? Yes, sir. ये सेम उसी तरह जैसे लॉगरिथम में करते थे। अब आपने क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल चलाना है और इसको आपने वर्टिकली चलाना है, तो जहां पे दोनों कट कर रहे हैं तो वो वाला आपका रिजल्ट होगा। ठीक हो गया? यानी इसको हमने क्या किया, इधर से लेके आए और इसको इधर से लेके आए, तो ये 0.1664 आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। पहला रिजल्ट हमारे पास क्या था, 0.00, तो 0.00 को देखा तो ये 0.0 था और अगला 0 ये था, तो इसका मतलब 0.00000 ये आंसर आ गया। ठीक हो गया जनाब? दूसरा क्या था, 1.20, तो 1.2 ये है और इसके साथ 0 ये है, तो इसका मतलब दूसरा आंसर ये आ गया। ये क्लियर हो गया दोनों आंसर? यस सर। ओके, तो अब अगला क्या है कि हम लोग नीचे चल के देखते हैं। ये तो दोनों रिजल्ट आपके पास निकल आए। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था उसने कहा था z जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लेकिन लेस देन 1.2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एरिया निकलेगा वो ये वाला होना चाहिए, ये। अच्छा, याद रखना जो टेबल की वैल्यू होती है ना, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो बाद में करने लगा, सारे गौर से सुनिएगा। टेबल की वैल्यू जो है वो -इंफिनिटी से लेकर यहाँ तक दी होती है, ठीक है। टेबल वैल्यू क्या है? सर -इंफिनिटी से दी होती है। लेकिन ये वाला टेबल शायद -इंफिनिटी से नहीं दे रहा। एक मिनट, हाँ ये वाला टेबल जो है ना, अच्छा टेबल जो हमसे हैं दो तरह के आपके पास अवेलेबल हैं, याद रखना। टेबल आपके पास दो तरह के अवेलेबल हैं। एक टेबल जो है वो -इंफिनिटी से ऑनवर्ड आंसर दे रहा है, दूसरा टेबल जो है वो आपको आंसर कुछ इस तरह से दे रहा है कि वो इस आधे हिस्से को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्री होती है ना, दोनों तरफ क्या होता है, ये सिमेट्री है। दोनों तरफ अगर एक हिस्सा आपको कैलकुलेट मतलब एक हिस्से की कैलकुलेशन मिल जाए तो दूसरे हिस्से की ऑटोमेटिकली वही होती है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट आ जाता है। तो बाज गिवन टेबल जो से हैं वो इस लेफ्ट मतलब एक हिस्से के आंसर देते हैं, बाज क्या होता है कि वो दोनों टोटल कंप्लीट आंसर देते हैं। तो ये वाला टेबल जो है ये हाफ आंसर दिए हुए हैं, इसने हाफ उसने हिस्सा जो है वो पार्ट कंसिडर किया हुआ है, पूरा कंप्लीट पार्ट कंसिडर नहीं किया हुआ। यानी इसका आंसर जो है वो 1 में से नहीं होगा बल्कि 0.5 में से होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0.5 में से निकलेगा।
तो आपका टेबल ये वाला नहीं है, आपका टेबल जो गिवन है बुक में वो ये वाला है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है और उसे टेबल इंटरनेट से मिल रहे हैं तो वो दो डिफरेंट तरह के टेबल अवेलेबल होंगे। आप लोगों ने टेबल 0.05 वाला लेना है अगर इस बुक को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों टेबल मतलब पता चल जाते हैं कि कौन सा टेबल आप लोग यूज कर रहे हो, उसके मुताबिक आप खुद ब खुद ही अरेंज कर सकते हो। अच्छा, अब देखो ये टेबल को पढ़ने का तरीका क्या है। जब आप लोगों ने टेबल पढ़ लिया, टेबल पढ़ने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस करनी है वो देखो कैसे करनी है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपका एरिया आ जाएगा। अब मैक्सिमम क्या है, 1.20 का आंसर, ये मिनिमम क्या था 0, तो इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो एरिया आपके पास वही आ गया 0.3849। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। इसको देखें, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट क्लियर कर देगा। अच्छा मुझे ये बताओ, एरिया कभी नेगेटिव होता है? नो सर, एरिया कभी कैसे नेगेटिव हो होता है? सकता है? एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही दी हुई है, कोई नेगेटिव नहीं दी हुई। z की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पे देखो, अब क्योंकि आपके पास जो टेबल है वो हाफ टेबल दिया हुआ है, हाफ टेबल से मुराद है कि उसने सिर्फ राइट साइड वाला टेबल दे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वाला टेबल नहीं दिया। तो लेफ्ट साइड वाला टेबल जो है वो हम लोगों ने खुद ही कंसीडर कर देना है ड्यू टू सिमेट्री, कि जो आंसर आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा वही आंसर आपके पास राइट साइड का आंसर होगा। ये याद रखना, जो आंसर आपके इसकी लेफ्ट साइड का है वही आंसर इसकी राइट साइड पे होगा। अब टेबल आपको सिर्फ और सिर्फ राइट ये वाला गिवन है, टेबल आपको सिर्फ ये गिवन है, इस चीज का टेबल गिवन नहीं है। तो हम इस टेबल को जब यूज करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिकली उसी तरह से इसका टेबल यूज हो जाना है। अब ये कैसे होगा, आपके सेकंड पार्ट में ये यूज हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, -0.65 से लेकर 0 तक। तो ये -1.65 कहाँ आएगा, डेफिनेटली इस जगह कहीं आएगा, इस जगह। अब जब इस जगह आ रहा है तो ये तो टेबल में आपके पास है ही, गिवन ही नहीं है। तो क्या करेंगे जुनेद? जी सर। क्या करेंगे फिर अगर ये गिवन नहीं है तो? टेबल में माइनस वाली वैल्यू तो नहीं गिवन ना, यस सर। तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर साइन चेंज है, इसके इक्विवेलेंट जो दूसरी साइड पे होगी उसके लिहाज से इसको देखेंगे। एग्जैक्टली आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, सिर्फ पॉजिटिव साइन वाला ले लेना है, यानी जो रिजल्ट इस तरफ होगा वही एक्चुअली इस तरफ का रिजल्ट होगा। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1.65 को टेबल में से देखें क्या आंसर आता है, माइनस वाले को इग्नोर करें, सिर्फ पॉजिटिव वाले को चेक कर लें। 1.65 को आंसर देखें क्या आता है, 1.65 जी, ये 1.6 आ गया और 5 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला है शायद, हाँ ये वाला, 4505 सर। ठीक है। अब देखो आपको कैलकुलेशन -1.6 के लिए की थी, लेकिन हम लोगों ने पॉजिटिव 1.6 के लिए ही देख लिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट सिमेट्री की वजह से। ये आंसर समझ आ गई ये कैसे निकला ये वाला यस सर। जुनेद? ओके, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और ये देखते हैं कि उसने क्या किया हुआ है। जी, उसने कहा सिंस द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन देयरफॉर द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड द पॉजिटिव वैल्यू z इज इक्वल, यानी वो दोनों इक्वल होंगे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम लोग नेगेटिव साइड वाले को ले, मतलब है हम लेफ्ट साइड को लेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा। तो वो क्या हुआ 0.505 और उसमें से माइनस कर देंगे दूसरे चीज को, तो वो टोटल आपके पास रिजल्ट वही आ जाएगा। सही हो गया जनाब, ये क्लियर है जी? ये यस बात सर। क्लियर हो गई? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थर्ड पार्ट को देखें, ये समझ आ रही है आपको? थर्ड पार्ट को देखें,
यस सर, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने बताया वो पहले। हाँ जी, थर्ड याद रखना कि अगर आपके पास इस तरह की फिगर हो कि वो यहाँ पे सिमेट्री जहाँ पे आती है उसके दो एक साइड पे दोनों फिगर आ रही हैं, तो एक्चुअली रिजल्ट को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है इसमें दोनों तरफ फिगर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, तो यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, इस वाले फिगर में सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाली इस फिगर में, और इस फिगर में ऐड करना है। यहाँ पे क्या है, -1.3 से लेकर Z2.8 फिगर ड्रा करें तो अगर इस तरफ आए यानी आधा हिस्सा उस तरफ निकल जाए और आधा यानी दोनों साइडों पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आपने एरिया जो सा वो ऐड करना है। लेकिन अगर फिगर आपके पास सिर्फ एक साइड पे रहे तो वो क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट को देखें वो आपको समझ आते हैं? जी फिफ्थ पार्ट को देखें। ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया हुआ है? सर फिफ्थ क्योंकि एक पार्ट साइड को एक साइड पे आ रहे हैं, तो एक साइड पे आ रहे हैं तो हमें को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को देखें। इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया हुआ, बल्कि इसमें सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये क्या चक्कर है? Z इज ग्रेटर देन 1.96, तो टोटल एक्चुअली 0.5 रिजल्ट होता है, तो उसने ग्रेटर देन कहा हुआ है तो इसका मतलब है 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपके पास रिजल्ट आएगा। ये वाला आप चेक कीजिएगा, ये पार्ट चेक करें, ये वाला। कि आपको जब भी वन साइड यानी टेल पे कोई आंसर हो तो वो आपको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों साइडों पे ये दोनों एग्जांपल दी हुई हैं, एक ये भी दी हुई है और एक ये भी दी हुई है, दोनों को 0.5 में से देखो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर टेल पे आंसर आ जाए तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 में से। सही है, कोई कंफ्यूजन भाई? ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, 9.7 एग्जांपल कहता है रैंडम वेरिएबल x is normal distributed with mu is equal to 50 and standard variance is equal to 25. Find the probability that it will fall between 0 and 40. अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन जो गिवन है वो एक्चुअली पुराना ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें आपको z फाइंड आउट करके नहीं दिया हुआ, बल्कि वो ये कह रहा है z खुद फाइंड आउट करें। अब z किसके इक्वल था, हमने फार्मूला अभी पढ़ा था, z इज इक्वल टू, जी z किसके इक्वल है, x माइनस म्यू ओवर में सर म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल सही, x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहला जो पार्ट है कि उसने कहा है कि म्यू 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, और आपने 40 और 0 के दरमियान वैल्यू निकालनी है, तो वो बड़ा आसान सा है। तो Z1 हम ले लेते हैं 0 के लिए, Z1 0 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो 0 के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी 0 म्यू कितना है 50 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई आपके पास 5, तो ये आंसर आ गया आपके पास 10 -10। आंसर क्या आ गया, z की एक वैल्यू क्या आ गई -10 आ गई। दूसरी z की वैल्यू निकालते हैं, z2 क्या आएगा आपके पास 40, ये 40 दिया हुआ है ना, दूसरा 40 माइनस 50
डिवाइडेड बाई 5। अब आंसर क्या आ रहा है? -2। यानी आपकी कैलकुलेशन होगी जो आपने फाइंड आउट करना है, -10 से लेकर -2 के दरमियान एरिया फाइंड आउट करना है। सही है? और ये दो वैल्यू को टेबल से देख लेंगे। बात क्लियर हुई? Yes, sir. जुनेद, जी सर। ये क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, वो क्या? टेबल की तरफ दोबारा जाते हैं। अब याद रखना आंसर Z1 का -10 आ रहा है और Z2 का -2 आ रहा है। ये ज़हन, बल्कि ये साथ साथ ही चल रहा है। देखो टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.1। टेबल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3.1। देखिए हमारे पास तो -10 आ गई, वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो जब भी आपके पास इस टेबल से वैल्यू बाहर निकल रही हो तो आपने वो 0.5 आंसर ले लेना है। आपने क्या ले लेना है? यानी 0.5. वो 0.5 कंप्लीट ले लें, या फिर दूसरा ये होता है कि ये 0.49999 ले लें। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या लिया है। -10 और -2 आया था, और ये देखो इन्होंने भी 0.5 ही वैल्यू ली हुई है, क्योंकि अगर टेबल में आपके पास मौजूद नहीं थी तो इन्होंने 0.5 ले लिया, और -2 के लिए आंसर जो है वो ले लिया हुआ है ये। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 0.0228 आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। इसी तरह से सेकंड पार्ट उसने क्या कहा था? 55 और 100। तो ये सर आप जी, कैलकुलेट करोगे खुद से? सर ये इधर जो कॉपी पेंसिल पे सॉल्व करें प्लीज। सर जो ये फिगर्स बनी हुई है ये हमें मैं गिवन आपके होंगी? सामने इसको टेबल को रख देता हूँ। 55 और 100 के लिए कैलकुलेशन करनी है, और टेबल वैल्यू ये आपके पास टेबल सामने आ गया, ये ले। सर ये फिगर्स हमें गिवन होंगी? हेलो। जी जी बोलो। राव किधर ही? राव ते अमजद की हाल है कराए? ठीक ठाक। राव तू सुना कोई कोई यार ठीक है, एक तेरा फोन नहीं सही होंदे आ, ईद ते भी नहीं गल होई। एग्जाम्स का क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? जुनेद क्वेश्चन सॉल्व हो गया? जुनेद? सर अभी नहीं हुआ। सर जल्दी जल्दी।
सर ये जो figures given है ये सर हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी? क्या चीज? सर फिगर्स वो जो डायग्राम से बनी हुई है। फिगर तो आप लोगों ने खुद से बनानी है ना, फिगर कहाँ से गिवन होगी? गिवन फिगर तो क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने फिगर ड्रॉ करनी है ना, जस्ट एस्टिमेटेड फिगर ड्रॉ करनी है। z की जो वैल्यू निकालनी है ना, तो आपने देख लेना ना, सेंटर में 0 होता है, उसके लिहाज से देख लें आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड पे वो निशान लग जाएंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड पे। अंदाजे से ही लगाना है वो एग्जैक्ट कौन सा होंगी। सही है सर। हो गया? जी जुनेद कर लिया? जुनेद नो सर अभी नहीं हुआ। इतना छोटा सा क्वेश्चन है यार। सर वो एक बार इसको दोबारा दूसरे पेज पे लेके जाएं। किस पे? सर वो जिधर क्वेश्चन लिखा हुआ था। हाँ जी ये था, नहीं ऊपर है क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है 55 एंड 100। जी सर। हो गया? सर इसमें मीन उसने जो है वो गिवन है ये जी 50 सॉरी जो है। क्या कह रहे हो? सर जो म्यू इक्वल टू 50 ये सर मीन है जो गिवन है। मीन जो सा है वो आपके पास गिवन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। ये मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो 5 आ जाती है। z आप देखो ना, z1 क्या निकल रहा है, z1 इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास दो वैल्यू है ना 55 और 100, तो 55 यस सर माइनस सर 50 होगा 50 डिवाइडेड बाय डिवाइड 5। 5। डिवाइडेड बाय 5 तो वो 1 आ गया। जी सर, और 100 का सर अब 1 10 को आएगा। टेबल में देखेंगे तो वो 1 को टेबल में बाद में देखते हैं, पहले 100 वाले की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यस सर तो 50 100 डिवाइडेड के बाय लिए 5 आ जाएगा सर। सर 10 आएगा। Z2 तो 50 10 आ 100 जाएगा। माइनस 50 तो ये 10 5 आ गया, 10 सर 10 आ गया। हाँ जी 10 आ गया, तो 10 का आंसर तो 5 ही होगा, 0.5। 0.5 सर ठीक है, और 1 के लिए आंसर हम लोग टेबल से देख लेते हैं क्या आता टेबल है। से सर। और वो टेबल की वैल्यू देखेंगे तो उन दोनों को 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये इसका सर 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपने ये बताया था। इसको टेबल में देखोगे ना यार, ये 1 तो Z1 की वैल्यू है, लेकिन टेबल वैल्यू तो 1 नहीं ना होगी, वो तो पता नहीं क्या होगी। प्रोबेबिलिटी तो टोटल 1 होती है। ये देखो जी सर। पहले की एक की वैल्यू 0.5 आ गई 10 वाले की, यस सर जब आपने 10 की वैल्यू निकाली तो वो 0.5 आ रही है। ठीक है, और 1 के लिहाज से जब आपने देखी वैल्यू तो वो 0.3413 आ रही है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। जी सर।
अच्छा, इसके बाद अगला पार्ट क्या था? सर टाइम हो गया। टाइम जो सा अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलो क्लास ठीक का है, टाइम हो गया सर। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आगे कैरी ऑन करेंगे और वो पिछली जो सा वो कंप्लीट कर लीजिएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर एग्जाम्स का बताते जाए। एग्जाम 15 से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे, सर ऑनलाइन ही। ऑनलाइन ही चांसेस यही हैं। चलें ठीक है सर।